जी बेटा, क्वांटिफायर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग में हम अपने नाउन्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे डिफरेंट रूल्स की वजह से। जैसे 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 ग्रुप्स बनते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, रूल्स बताता जाऊंगा ना, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। देखिए, जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तो तब तक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें क्लियर नहीं हो सकता जब तक हमें यह ना पता हो कि यार हमारा नाउन जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि नाउन दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल होता है। समटाइम्स ऐसा होता है नाउन दिखने में प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर होता है। दिखने में सिंगुलर है, प्लूरल है, दो चीजें हैं, सिंगुलर है, एक चीज है तो प्लूरल है। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो हमने सीखनी है नाउन के बारे में, कि कब हमने अपने नाउन को सिंगुलर ट्रीट करना है, कौन से नाउन को हमने प्लूरल ट्रीट करना है। तो इसको मैंने अपने आप लोगों की आसानी के लिए क्या नाम दे दिया, ग्रुपिंग का नाम दे दिया। जैसे देखिएगा, ग्रुप वन देखेंगे, ग्रुप वन में आपके पास तीन हिस्से हैं। तीन हिस्से कौन से हैं? नंबर वन है वो चीजें जो कि दी जाती हैं आपके पास ग्रुप फॉर्म में, जो कि आपके पास आती हैं ग्रुप फॉर्म में। जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास क्या है, कैटल है, आपके पास पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है, पिजेंट्री है। आपके पास जितने वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये सारे ग्रुप फॉर्म में आते हैं। और आपने इनको क्या करना है, हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। हमेशा क्या ट्रीट करना है? प्लूरल ट्रीट करना है। ये जो ग्रुप वन में तीन तरह के नाउन्स दिए हुए हैं, आपने इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे पुलिस है, आप याद रखेंगे कि आपने पुलिस को हमेशा क्या ट्रीट करना है? प्लूरल। कैटल को क्या ट्रीट करना है? प्लूरल। पीपल क्या होगा? प्लूरल। जेंट्री क्या होगा? प्लूरल। पिजेंट्री क्या होगा? प्लूरल। ये सारे के सारे आपने क्या ट्रीट करने हैं? प्लूरल ट्रीट करने हैं। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश हमें यह कहती है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे, आपने उनको बेटे क्या ट्रीट करना है? आपने उनको ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे कैंची है, अभी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि उसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, तो इंग्लिश में ना तो हम उसको सीजर लिख सकते हैं और ना ही हम सीजर इज लिख सकते हैं। हमें सीजर्स लिखना है, उसे लिखना भी प्लूरल है, और हमें सीजर्स आर लिखना, हमने उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है? प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। बिल्कुल इसी तरह एनेक एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन चूंकि उसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, तो हम उसको लिखते भी ग्लासेस हैं और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करते हैं? प्लूरल के तौर पर। तो यहां पर आपको जितनी चीजें नजर आएंगी ना, जैसे आपके पास ट्राउजर्स हैं, पैंट्स हैं, आपको क्या है कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं लेकिन दो आइडेंटिकल पार्ट्स रखते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश ये कहती है कि आपने इनको क्या ट्रीट करना है? प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद आपके पास है रिचेस, ऑर्स, आर्म्स, गुड्स, ट्रैपिंग, सराउंडिंग्स, प्रेमिसेस। ये सारे के सारे आपके पास वो नाउन है जिनको आपने बेटे क्या ट्रीट करना है? प्लूरल ट्रीट करना है। एग्जांपल्स देखिएगा, आप कभी भी पुलिस हैज नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? पुलिस हैव। आप कभी भी कैटल इज नहीं लिखेंगे, कैटल आर लिखेंगे। क्लर्जी वाज नहीं होगा, क्लर्जी वर होगा। ठीक है, मजहबी लोगों के ग्रुप को हम बोलते हैं, मजहबी लोगों को बोलते हैं। इसी तरह आप कभी भी ट्राउजर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ट्राउजर्स। और इसके साथ आपने कभी भी दिस ट्राउजर्स नहीं लिखना, क्या लिखना है? दीज ट्राउजर्स। और ट्रीट भी किसके तौर पर करना है? प्लूरल के तौर पे। इसी तरह सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा और आर आएगा। इसी तरह आप पेयर ऑफ टोंग्स, लेकिन जब आप पेयर ऑफ लिख देंगे ना, जैसे अभी क्या हमारे पास कि अ बॉडी ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, अ हीप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, जब आप इस तरह के लिखते हैं तो आपने याद रखना है, आपने इसके साथ आने वाले नाउन को नहीं देखना, फिर आपने इनको क्या ट्रीट करना है? सिंगुलर ट्रीट करना है। इसी तरह रिचेस जब है तो डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। गुड्स जब है तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। सराउंडिंग्स जब है तो इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? आर आएगा। लेकिन अगर आपके पास इनमें से ये वर्ड्स आ जाते हैं, आप क्वालिफाइंग वर्ड लिख देते हैं, तो फिर आपने इनको क्या ट्रीट करना है? सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे आप पेयर ऑफ सीजर्स जब लिख देंगे, तो पेयर ऑफ सीजर्स को आपने आर नहीं लिखना, आप पेयर ऑफ की वजह से आपने इसको क्या लिखना है? इज लिखना है। आप बंच ऑफ पीपल को आपने क्या लिखना है? वाज लिखना है। आप फ्लीट ऑफ पुलिस को आपने बेटे क्या लिखना है? हैज बीन लिखना है। लेकिन इसके साथ एक और भी याद रखिएगा, पुलिस के लिए 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। अगर आप जस्ट पुलिस लिख रहे हैं ना, तो फिर तो आप पुलिस को प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप लिख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, तो फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट को क्या ट्रीट करेंगे? सिंगुलर। और अगर आप इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि हम इसको कर रहे हैं पंजाब पुलिस, जब आप पंजाब पुलिस करेंगे तब भी आप इसको बेटे क्या लिखेंगे? सिंगुलर लिखेंगे, फिर आप इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे। तो ग्रुप वन में जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं,
ये सारे के सारे वो नाउन्स हैं जिनको बेटे आपने क्या ट्रीट करना है, हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। इसके साथ कभी भी आपने सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, और इसको ही हम ग्रुपिंग का नाम दे रहे हैं कि हम अपने रूल्स की वजह से अपने नाउन को डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह देखिएगा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप वो है, बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग ग्रुप है। सेकंड ग्रुप वो है जिनमें इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सेम होता है। वैसे तो हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं, ई एस का एडिशन करते हैं, वाई के साथ एस लगा रहे होते हैं, या वाई हटाकर आई एस लगा रहे होते हैं, या एफ ई हटा के वी एस लगा रहे होते हैं, ओ के साथ एस लगा रहे होते हैं, ओ के साथ ई एस लगा रहे होते हैं। तो हम किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रूल अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी नाउन को क्या सिंगुलर से क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन इन नाउन को जरा अच्छे से देख लें। आपके पास फिश है, आपके पास फ्रूट है, आपके पास शीप है, आपके पास डियर है, आपके पास स्वाइन है। ये वो नाउन्स है जिनका जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो आपने इनमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इनका सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल सेम होता है। जैसे देखें, आ फिश इज, मैनी फिश आर, आपने इसको कभी भी फिशेज नहीं लिखना। द शिप इज, अ नंबर ऑफ शीप आर, आपने इसके साथ एस का एडिशन नहीं करना इसको प्लूरल बनाने के लिए। दिस फ्रूट इज और फ्रेश फ्रूट आर, हमने फ्रूट के साथ एस का एडिशन नहीं किया। द डियर इज और वी सा 5 डियर, हम डियर्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, डियर ही लिखेंगे। ये वो नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल बेटे क्या होता है, सेम फॉर्मेट पे होता है, सेम वर्ड होता है। इसके साथ हम एस का एडिशन नहीं करते इसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर आप इनकी डिफरेंट काइंड की बात कर रहे हैं, आप इनकी डिफरेंट ब्रीड टाइप की बात कर रहे हैं, रेस की बात कर रहे हैं, तो देन आप इनके साथ क्या करेंगे, आप इनके साथ एस का एडिशन करेंगे। जैसे देखें, द एक्वेरियम हैज मैनी कलरफुल, जब आप मैनी कलरफुल बोलेंगे तो आपने क्या लिखना है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट ओशंस, मुख्तलिफ ओशन से आई हुई कलरफुल फिश है। तो फिर हम फिश नहीं बोलेंगे, फिर बेटे हम क्या बोलेंगे, फिशेस बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बोलता हूं, दिस बास्केट कंटेन्स फ्रूट लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनाना। तो अब डिफरेंट फ्रूट्स हैं तो हम उसके लिए फ्रूट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, फ्रूट्स का वर्ड यूज करेंगे। जैसे लाइक अगर मैं बोलता हूं ना कि आई हैव 5 फिशेस इन माय एक्वेरियम, तो अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलूंगा तो आपके सेंटेंस गलत होगा, आई हैव 5 फिशेस नहीं होगा, आई हैव 5 फिश होगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आई हैव 5 डिफरेंट फिश इन माय एक्वेरियम, तो जब मैंने डिफरेंट का वर्ड यूज कर दिया तो फिर मैं 5 फिश नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिशेस बोलूंगा। तो इनका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। लेकिन जब आप इनकी डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे, डिफरेंट ब्रीड्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनके साथ एस का एडिशन करके इनका प्लूरल बनाना है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 3। लेकिन अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी चूंकि आप जानती हैं 2026 जो है वो टेस्ट मैच या वनडे का साल नहीं है, T20 का साल है। आना है, थोड़ी सी बॉल्स है, छक्के चौके मारने और चले जाना है। तो यहां पर हमारे पास वक्त नहीं है, हमने टाइम, हमारे लिए यहां पर सबसे कीमती क्या है, वक्त है, टाइम है। हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है, जो बात समझ में नहीं आती वो पूछ लेनी है। लिखने वाला कष्ट आपने नहीं करना, लिखने के लिए आपने अपना वक्त जाया नहीं करना। लिखने के लिए आपने वक्त जाया क्यों नहीं करना, फिर नोट्स नहीं बनाने। उसकी रीजन क्या है कि जिस तरह मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, जिस तरह मैं जिस सीक्वेंस में आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, इसी तरह ये सारी चीजें इन्हीं एग्जांपल्स के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ, इसी अरेंजमेंट के साथ, इन्हीं बातों के साथ जो मैं बोल रहा हूं, ये आपकी इंग्लिश की बुक में लिखी हुई है। आप बुक खरीद लेंगे, आप बुक ले लेंगे तो आपके लिए पूरे सेशन में आपको बिल्कुल भी कतई तौर पर जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। आपको देखिए क्या होता है कि आप नोट्स बना रहे होते हैं या आप पीडीएफ ले रहे होते हैं या आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो जब आप एमडी कैट से 2, 4, 5 दिन पहले जब आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है, तो एक्चुअल में तो हम किसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एक्चुअल में आजकल तो हम तैयारी कर रहे होते हैं अपनी रिवीजन की, कि एट दैट टाइम जब मैंने रिवाइज करना हो तो मेरा कोई पूरे का पूरा सब्जेक्ट 2-3 घंटों में या 1 घंटे में क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब कोई चीज वहां पे पड़ी है, कोई वहां पे पड़ी है, कोई यहाँ पे पड़ी है, कोई देखनी है, कोई करनी है, कोई गुम गई है, कोई मिट गई है, कोई फट गई है, कोई रह गई है, कोई बच गई है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए मैंने आपके पूरे लेक्चर नोट्स जो है
समझ लें आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो पूरा आपका लेक्चर नोट्स ही है। जिस अरेंजमेंट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिन वर्ड्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, जिन एग्जांपल्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी बुक में इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह चीजें लिखी हैं। बिलीव मी, आपके पास बुक होगी तो जब आप एमडी कैट से पहले अपना पूरा इंग्लिश को रिवाइज करना चाहेंगे ना, और आपने पहले सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो आपका पूरे का पूरा इंग्लिश पता कितनी देर में रिवाइज हो जाएगा? आप 30 से 40 मिनट में पूरी की पूरी इंग्लिश को क्या कर पाएंगे? रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, बड़ा आसान होता है। वैसे भी आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी चाहिए, आपको पास पेपर्स भी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके पास बुक में मौजूद हैं। तो आपने फटाफट से बुक ले लेनी है, बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना। दिन पहले ही बड़े थोड़े हैं, काम पहले ही बहुत सारा करने वाला है, टाइम हमारे पास बहुत सारा कम है। उसके बाद देखिएगा, ग्रुप 3 में हमारे पास वो नाउन्स हैं जिनको हमने हमेशा हमेशा क्या ट्रीट करना है। इनके बारे में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, आपने कभी भी इनमें से किसी वर्ड के साथ एस का एडिशन नहीं करना। लगेजेस नहीं होगा, एडवाइसेस नहीं होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। इन सारे नाउन्स में से किसी एक नाउन के साथ भी आपने कभी भी एस का एडिशन नहीं करना। नंबर 2, आपने इनको हमेशा किसके तौर पर ट्रीट करना है? सिंगुलर के तौर पर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन सॉरी, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली ये सिंगुलर ट्रीट होंगे। तो जब आपने इनके साथ क्वांटिफायर लिखना है तो आपने याद रखना है, आपने इनके साथ बेटे क्वांटिफायर भी कौन सा लिखना है? अनकाउंटेबल लिखना है। यानी कि आप कभी भी नहीं लिखेंगे मैनी फर्नीचर, आप क्या लिखेंगे? मच फर्नीचर। आप कभी भी नहीं लिखेंगे मैनी स्टेशनरी, आप कभी भी नहीं लिखेंगे मैनी बैगेज। हाँ, हम क्वांटिफायर वर्ड जरूर यूज कर लेते हैं, मॉडिफाई वर्ड अपनी जरूरत के मुताबिक जरूर यूज कर लेते हैं, वो भी हम देखेंगे भी। अभी जरा देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं ही गेव मी गुड एडवाइस, ठीक है, तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो एडवाइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडर्न मशीनरी मेक्स, मशीनरीज वर्ड नहीं होगा, और हमने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है? सिंगुलर के तौर पे। दिस इक्विपमेंट, कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं होगा, और इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे? सिंगुलर के तौर पे करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप इसको क्वालिफाइंग वर्ड के साथ लिखेंगे तो फिर आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। मतलब आपके ज़हन में आ गया कि यार मैंने इनका प्लूरल बनाना है, जैसे वाटर का प्लूरल बनाना है, सैंड का प्लूरल बनाना है, तो आप वाटर का प्लूरल कैसे बनाते हैं? आप वाटर का प्लूरल बनाते हैं जी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आप राइस का प्लूरल कैसे बना देते हैं? ग्रेन्स ऑफ राइस। आप एडवाइस का प्लूरल कैसे बना देते हैं? पीसीज ऑफ एडवाइस। तो आपने जब इनका प्लूरल बनाना है तो आपको क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए। क्वालिफाइंग वर्ड आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीस है, आप बहुत सारे क्वालिफाइंग वर्ड यूज कर सकते हैं। आप पीस यूज कर सकते हैं, आइटम यूज कर सकते हैं, पार्टिकल, आर्टिकल, चंक, ड्रॉप, ग्रेन, जो भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे फर्ज करें अगर हम पोइट्री का करना चाहते हैं, अगर हम पोइट्री के साथ क्वालिफाइंग वर्ड यूज करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं? मैं बोलूंगा लाइन्स ऑफ पोइट्री, मैं बोल सकता हूं वर्ड्स ऑफ पोइट्री, मैं बोल सकता हूं वर्सेस ऑफ पोइट्री, ठीक है, मैं बोल सकता हूं एक्सप्रेशंस ऑफ पोइट्री, मैं बोल सकता हूं इंप्रेशंस ऑफ पोइट्री। ये सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं ना, तो ये क्वालिफाइंग वर्ड यूज करने में आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर देखें, वर्क के लिए क्या आ गया? आइटम ऑफ वर्क। एडवाइस के लिए क्या आ गया? पीस ऑफ एडवाइस। इसी तरह मशीनरी के लिए क्या आ गया? यूनिट ऑफ मशीनरी। इसी तरह सेवरल आइटम्स किसके लिए आ गया? इक्विपमेंट के लिए। इसी तरह रूम के लिए आपके पास क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। वाटर के लिए ड्रॉप आ गया, सैंड के लिए ग्रेन आ गया, अब साल्ट के लिए पिंच आ गया, पीस के लिए, न्यूज के लिए पीस आ गया। इसी तरह वी बॉट अ पैकेट ऑफ स्टेशनरी, और स्टेशनरी के साथ क्या आ गया? पैकेट आ गया। तो ये कोई क्वालिफाई वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक बहुत सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपने आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है, बेहोश नहीं होना, सोना नहीं है एग्जाम के टाइम में, पेपर सोल्व करते वक्त नशे में नहीं जाना है, आपने चरसी भंगी बनकर नहीं जाना, एक्टिव होकर जाना है। तो वहां पर आप देखेंगे आपको खुली आंखों से नजर आएगा कि मुझे इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। उसके बाद है जी बेटे हमारे पास, इसके बाद आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको करवाना चाहूंगा लाजमी तौर पर। देखें, ये आपके पास क्या है बेटे, आपके पास कुछ इस तरह के हैं कि पेपर में इनकी कौन कौन सी गलती बनाकर दी जा सकती है, मतलब कौन कौन सा एरर बना के आपको दिया जा सकता है, किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैं पॉसिबल मिस्टेक्स आपको बताता जाऊंगा और हम हर सेंटेंस को करेक्ट करते जाएंगे। जैसे देखें, नंबर वन है हमारे पास, ही गेव मी एडवाइसेस। तो सबसे पहली बात, आपने कभी भी इनमें किसी वर्ड के साथ एस का एडिशन
नहीं करना है। तो यहां पर एडवाइसेस गलत है, एडवाइस होगा। उसके बाद ही गेव मी एन एडवाइस। अब याद रखेंगे एडवाइस हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जब हमारा नाउन ही अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हम तब करते हैं जब हमारा नाउन बेटे क्या होता है, काउंटेबल होता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में देखिएगा, ही गेव मी पीस ऑफ एडवाइसेस। जब आप पीस ऑफ लिख रहे हैं तो एडवाइसेस आपने फिर भी नहीं लिखना, एडवाइसेस वर्ड होता ही नहीं है। अब आपने यहां पर एडवाइस तो सही कर लिया, लेकिन यहां पर पीस ऑफ एडवाइस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आ पीस ऑफ एडवाइस आएगा। उसके बाद ही गेव मी सम एडवाइसेस। अगेन आप सम तो लिख सकते हैं, क्योंकि सम काउंटेबल के साथ भी आता है, सम अनकाउंटेबल के साथ भी आता है, आप सम तो लिख सकते हैं, लेकिन आपने एडवाइसेस फिर भी किसी सूरत में नहीं लिखना है। और जब आप मैनी भी लिख सकते हैं, आपने फिर अगेन वही बात, एडवाइसेस नहीं लिखना। हाँ, आप मच एडवाइस जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि मच अनकाउंटेबल है, एडवाइस भी काउंटेबल है। तो लास्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पॉसिबल एरर्स हैं, ये फिजिबल मिस्टेक्स हैं जो आपको पेपर में इन नाउन्स के लिए बनाकर दी जा सकती हैं। जो सारी बातें आपने जहन में रखनी है कि एस का एडिशन वो ख्याल रखना है, आपने इसके साथ क्वांटिफायर का ख्याल रखना, आपने इसके साथ वर्ब का ख्याल रखना है। तो सारी चीजें आपने इस ग्रुप के बारे में ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जी ग्रुप 4। ग्रुप 4 में आपके पास है सब्जेक्ट्स नेम। देखिए सब्जेक्ट्स नेम हमारे पास क्या है कि हम सेंटेंस में इनको दो तरह से लिखते हैं। दो तरह से कैसे लिखते हैं कि अगर आप इनको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट लिख रहे हैं ना, तो फिर आप याद रखेंगे आप इनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। और अगर आप इनको फॉर जनरल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे हैं, आप इनको किसी और ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे हैं, तो फिर बेटे आप इनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, फिर आप इनको प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे, फिर आप इनको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे देखें आपके पास सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस आपके पास कैसे हैं, देखें इकोनॉमिक्स डैश एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहां पर इकोनॉमिक्स किसके तौर पर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर, तो हमने इसको किसके तौर पर ट्रीट किया, सिंगुलर के तौर पे। पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट गेम, एक डिफिकल्ट गेम के तौर पर बताया जा रहा है, तो हमने इसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया। अकोस्टिक्स, अकोस्टिक्स याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नम्स में गालबन 2 दफा आ चुका है। अकोस्टिक्स का मतलब आपके पास क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड। जब आप साउंड की स्टडी करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं बेटे, अकोस्टिक्स बोलते हैं। तो कहता है अकोस्टिक्स डैश द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, तो हम उसको एकेडमिकली यूज कर रहे हैं, तो हम इसलिए उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स इज अ यूजफुल सब्जेक्ट, तो यहां पर भी किसके तौर पर यूज हो रहा है, सिंगुलर यूज हो रहा है, क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड में देखिएगा द इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब यहां पर जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ना, वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, यहां पर इकोनॉमिक्स का वर्ड हमारे पास प्लान्स के लिए है, यहां पर इकोनॉमिक्स का वर्ड हमारे पास स्ट्रेटजीज के लिए है, यहां पर इकोनॉमिक्स का वर्ड हमारे पास किसके लिए है, जो भी प्लानिंग कोई कंट्री करता है। बिल्कुल इसी तरह हिज पॉलिटिक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहां पर ये जो पॉलिटिक्स है ये सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, यहां पर पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं उसका जो भी व्यूज है पॉलिटिक्स में, उसकी जो भी एक्टिविटीज हैं, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है। द अकूस्टिक्स ऑफ दीज हॉल, अब यहां पर अकूस्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ साउंड नहीं है, बल्कि क्या है, साउंड इफेक्ट्स हैं। तो जब आप साउंड इफेक्ट्स लिखेंगे तो आप उनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसी तरह यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब कभी भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिसको उर्दू में बेटे आप क्या बोलते हैं, अदादो शुमार बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, आप डाटा बोलते हैं। और आप देखेंगे कि आप इनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे बेटे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो जब भी आप इन सब्जेक्ट्स नेम को देखेंगे सेंटेंस में, तो आपने ये देखना है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाम के तौर पर यूज हो रहे हैं या ये जनरल ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहे हैं। अगर सब्जेक्ट नेम्स के लिए यूज हो रहे हैं तो फिर आपने इनको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। और अगर ये जनरल ट्रांसलेशन के लिए यूज हो रहे हैं तो फिर आपने इनको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, जैसे एग्जांपल्स आपके सामने। उसके बाद आपके पास है वो नाउन जिनको हम बोलते हैं डिसेप्टिव नाउन, ऐसे बोला जाता है इनको डिसेप्टिव नाउन। ये कोई ग्रामर टर्म्स नहीं है, ग्रामर टर्म नहीं है, ये वैसे बोला जाता है डिसेप्टिव नाउन। उसकी रीजन क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि हर नाउन किस पे एंड हो रहा है, यहां पर हर नाउन एस पे एंड हो रहा है, ठीक है।
अब हमने बचपन से पढ़ा है कि जिस वर्ब का, जिस नाउन का भी आपने प्लूरल बनाना है, आपने उसके साथ किसका एडिशन कर देना है, एस का एडिशन कर देना है। तो हम जब भी किसी वर्ड के साथ एस का एडिशन पढ़ते हैं ना, तो हमें फौरन ज़हन में आता है कि यार ये प्लूरल है। तो ये वो नाउन्स हैं जो एस की वजह से दिखने में प्लूरल हैं, लेकिन हमने इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव नाउन बोलते हैं। ये दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या ट्रीट होते हैं, सिंगुलर। जैसे आप कभी भी न्यूज आर नहीं बोलेंगे, आप न्यूज इज बोलेंगे। मीजल्स आर नहीं बोलेंगे, मीजल्स इज बोलेंगे। बिलियर्ड्स आर नहीं बोलेंगे। बीमारियों के नाम और गेम्स के नाम आपने हमेशा क्या ट्रीट करने हैं, प्लूरल ट्रीट करने हैं। जैसे आपके पास है बिलियर्ड्स का वर्ड, इसी तरह आपके पास एक और गेम का नाम है जो आपके पास क्या होता है, डॉट्स होता है। वो जो निशाना लगाते हैं ना, फेंकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डार्ट्स बोलते हैं। कभी भी आप डार्ट्स आर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, डार्ट्स इज। हालांकि दिखने में प्लूरल है, पढ़ने में प्लूरल है। इसी तरह वेजेस आर, यहां पर वेजेस प्लूरल होगा। उसकी रीजन क्या, देखिए वेजेस के वर्ड को समझ लीजिएगा। वेजेस का वर्ड सेंटेंस में दो तरह से यूज होगा। एक तो वेजेस का वर्ड यूज होता है रिटर्न के लिए, बदले के लिए, और एक वेजेस का वर्ड यूज होता है सैलरी के लिए। जब ये रिटर्न की सूरत में यूज होगा ना, तो तब आप इसको बेटे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पर। और जब सैलरी के तौर पर यूज होगा तो देन आप इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल के तौर पे। जैसे फर्ज करें, अगर आप इसको बोलते हैं कि वेजेस ऑफ सिन, आपकी तकरीबन हर बुक में यही एग्जांपल दी हुई है, वेजेस ऑफ सिन डैश हेल, कि बुरे काम का नतीजा क्या होता है, बुरा ही होता है। तो वेजेस ऑफ सिन आर हेल नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि यहां पर वेजेस कभी भी किसके लिए है, सैलरी के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, रिटर्न के लिए है। उसके बाद देखिएगा, द सेविंग्स हैव इंक्रीज दिस ईयर। जब आप सेविंग्स लिखेंगे ना, तो आपने याद रखना है, आपने उसको भी क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। हाँ, अगर एक सिंगल पर्सन की सेविंग्स लिखेंगे तो वहां पर आपने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। उसके बाद टाइडिंग्स है, तो टाइडिंग्स को भी आपने याद रखना है, यहां पर क्या ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं आपके पास डिसेप्टिव नाउन है। जो थोड़ी सी एक्सेप्शन थी वो मैंने आपको बता दिया, जो जो प्लूरल यूज होगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने हेयर याद रखेंगे कि हेयर इंग्लिश में वो वाहिद नाउन है जो काउंटेबल भी यूज होता है और अनकाउंटेबल भी यूज होता है। ठीक है, जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। सबसे पहले अगर सेंटेंस में जस्ट हेयर का वर्ड आता है, उसके साथ कोई क्वांटिफायर नहीं लिखा हुआ, कोई तादाद नहीं लिखी हुई, कुछ और नहीं लिखा हुआ, तो आपने याद रखना है, आपने ऐसी सूरत में उसको क्या ट्रीट करना है, अनकाउंटेबल। आपने कभी भी उसके साथ एस का एडिशन नहीं करना है, और आपने उसको क्या ट्रीट करना है, अनकाउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, हर हेयर, तो आप यहां पर हर हेयर्स नहीं लिखेंगे, हिज ब्लैक हेयर्स नहीं लिखेंगे। और आप यहां पर देख रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट भी किसके तौर पर किया है, सिंगुलर के तौर पर किया है। लेकिन अगर सेंटेंस में हेयर से पहले कोई प्लूरल क्वांटिफायर लिख दिया गया है, तो फिर आप इसके साथ एस का एडिशन भी करेंगे और आप इसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे ही आप बोलेंगे टू, तो आप टू हेयर्स बोलेंगे। इसी तरह जैसे आप बोलेंगे सेवरल, तो सेवरल हेयर्स बोलेंगे, हेयर नहीं बोलेंगे। और आप इनको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, प्लूरल के तौर पे, जैसे यहां पर देयर आर लिखा हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा, अगर आप लूज हेयर की बात करें, लूज हेयर का मतलब क्या है कि जब आप गिरे हुए बालों की, टूटे हुए बालों की बात कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है, आपने उसके साथ एस का एडिशन करना है और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पे। जैसे होता है यार, सोफे पे गिरे हुए होते हैं बाल, या हमारी माएँ बहनें वो फिर कंघी लगाती हैं, कंघी करती हैं, तो उसमें भी टूटे हुए बाल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं पेंट ब्रशेज आर ऑफन मेड ऑफ द हॉर्स हेयर। अच्छा, ये तो दूसरा हेयर के लिए आ गया। जैसे भी फर्ज करिए वाला, शी क्लीन द हेयर्स ऑन द काउच। कौन से बाल साफ किए, जो कहां पर थे जी, काउच पर थे। ही ब्रश्ड ऑफ द लूज हेयर्स ऑन हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट के ऊपर से क्या किया, गिरे हुए बाल साफ किए। शी रिमूव्ड द हेयर्स इन द कॉम्ब, उसने कौन से बाल साफ किए, जो बाल कहां पर थे, कंघी में। तो और आप देख रहे हैं सबके साथ एस का एडिशन हुआ है, क्योंकि हम लूज हेयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने याद रखना है, जब आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करेंगे, जब आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के हेयर की बात करेंगे, तब भी आपने उसके साथ एस का एडिशन करना है और आपने बेटे उसको किसके तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पे। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं द हेयर ऑफ हर आर्म, ठीक है, द हेयर ऑफ हर आई लैशेज,
तो हम इस तरह नहीं, जैसे अभी मेरे हाथों पे बाजू पे बाल हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हेयर ऑन माई आर्म, मैं क्या बोलूंगा हेयर्स ऑन माई आर्म। जब आप सर के बालों के अलावा किसी भी बॉडी पार्ट के बालों की बात करेंगे तो आप उसके साथ एस का एडिशन करेंगे और प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसी के साथ जैसे आप बोलते हैं पेंट ब्रशेज आर, आप एनिमल के हेयर की बात करेंगे तो आपने याद रखना है एनिमल्स हेयर के साथ भी आपने एस का एडिशन करना है और आपने उसको बेटे ट्रीट किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे हम बोलते हैं हॉर्स हेयर्स, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रैबिट हेयर्स लिखा हुआ है, इसी तरह एनिमल हेयर्स लिखा हुआ है। जब भी आप जानवर के बालों की बात करेंगे तो आपने उसके साथ एस का एडिशन करना है, अगरचे उसके साथ कोई प्लूरल क्वांटिफायर नहीं लिखा गया होगा। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 6, और ग्रुप 6 में एक ही नाउन है हमारे पास। याद रखिएगा ये पूरी इंग्लिश का वो वाहिद नाउन है जो सेंटेंस में काउंटेबल के तौर पर भी हो सकता है और सेंटेंस में किसके तौर पर, अनकाउंटेबल। तो ये 5 सिचुएशंस आपको याद रखनी है आपके हेयर के लिए। उसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन कौन से नाउन होते हैं, जब एक सिंगल नाउन पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास क्लास का वर्ड है, हमारे पास जूरी का वर्ड है, हमारे पास फैमिली का वर्ड है, हमारे पास आर्मी का वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हम बोलते हैं, क्लस्टर है, गैलेक्सी है, बंच है, बुके है, हम बहुत सारे ऐसे वर्ड लिखते हैं जो एक वर्ड पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब असल में होता क्या, देखें हमारा जो कलेक्टिव नाउन है ना, हमारा कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकता है और हमारा कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में बेटे क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा, जब सारे के सारे एक बात पर अग्री हो, और अगर सारे के सारे एक बात पर अग्री नहीं है, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, अपने कलेक्टिव नाउन को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर सारे के सारे एक बात पर यूनाइटेड हैं तो फिर क्या ट्रीट किया जाएगा, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर। लेकिन अगर सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, डिवाइडेड है, अगर सबका डिफरेंट ओपिनियन है, अगर हर एक बंदे की अपनी इंडिविजुअल राय है, तो ऐसी सूरत में हम इसको बेटे किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर सारे लोग एक बात पर अग्री हैं, सारे लोग एक बात पर यूनाइटेड हैं, सबका सेम राय है, ठीक है, सब यूनैनिमस है। यूनैनिमस का मतलब आपके पास क्या होता है कि सब एक बात पर रजामंद हैं, सब लोग एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, सब लोग एक फैमिली के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं, टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, तो देन हम अपने कलेक्टिव नाउन को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करें, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे देखिएगा द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि टीम अच्छा खेल रही है, पूरी टीम अच्छा खेल रही है, इसका मतलब हम पूरी टीम को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, एक यूनिट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो जब यूनिट के तौर पर ट्रीट करें तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। इसी तरह द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। अच्छा एक और बात भी याद रखिएगा, यहां पे इट्स आ गया तो ये भी बता दूं कि जब आप अपने कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने बेटे उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करना है वो क्या है, इट, और जब आप इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे होंगे तो आपने जो इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है वो क्या है, दे। उसके बाद देखिएगा, अच्छा जब फैसला सुना दिया ना तो इसका मतलब सारे एक बात पर रजामंद थे तो फैसला सुनाया गया, इसलिए हमने इसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया। द फैमिली लिव्स इन लाहौर, सारी की सारी फैमिली लाहौर में रहती है तो फैमिली को हमने क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया। द कमेटी अग्रीज ऑन द न्यू रूल, अब पूरी की पूरी कमेटी अग्री करती है नए रूल पर, तो इसलिए हमने इसको क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया। द ऑडियंस वाज वेरी क्वाइट, पूरी तमाशाई एज अ ग्रुप क्या थे, बड़े खामोश थे, तो हमने ऑडियंस को क्या ट्रीट किया, सिंगुलर ट्रीट किया। अब इसके अगेंस्ट में देखिएगा, हम वहां पर हमने पढ़ा द टीम इज, लेकिन यहां पे कहता है द टीम डैश वेरी डिफरेंट यूनिफॉर्म। अब टीम में हर एक ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो जब डिफरेंट यूनिफॉर्म पहना हुआ है, डिफरेंट की बात आ गई तो एक चीज, एक दूसरे से चीजें डिफरेंट हो गई तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। डिवाइडेड आ गया, वो अपने फैसले में डिवाइडेड है तो हम ज्यूरी को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। फैमिली जब आर्ग्यू कर रही है तो आर्ग्यू होता ही कब है, जब आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, इसलिए हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, फैमिली को प्लूरल ट्रीट करेंगे। द कमेटी हैव डिफरेंट सजेशंस, जब डिफरेंट सजेशंस हैं तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। ऑडियंस वर टेकिंग देयर सीट्स, हर कोई अपनी अपनी सीट पे बैठेगा ना, तो
तो इसलिए हम इसको बेटे किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन आपने बेटे याद रखना है, कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन कैन बी प्लूरल। आप ज्यूरी इज भी लिखते हैं, ज्यूरी आर भी लिखते हैं, टीम इज भी लिखते हैं, टीम आर भी लिखते हैं, फैमिली हैज भी होता है, फैमिली हैव भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि आप सेंटेंस में उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। अगर वो सब लोग यूनाइटेड है, डिवाइडेड है, यूनानिमस है, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होगा। अगर वो डिसएग्रीमेंट में है, डिवाइडेड है, डिफरेंट ओपिनियन है, इंडिविजुअल राय है, एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करे, तो फिर आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन आपने याद रखना है। वैसे हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स को लिखते हैं और एक सिंगल नाउन बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। मैंने ना कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, आपने इन सेंटेंसेस को जरा अच्छे तरीके से देखना है। नाउन में बेटे नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन को तो वैसे हम जानते हैं कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा नाउन को मिलाते हैं और एक नाउन बनाते हैं तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। लेकिन देखिए याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन को हम सेंटेंस में दो तरह से यूज करते हैं और हमने इसके दोनों तरह के कुछ रूल्स को देखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखें, हम कंपाउंड नाउन को सेंटेंस में दो तरह से लिखते हैं, दो तरह से ट्रीट करते हैं। नंबर वन, हम इसको सेंटेंस में ट्रीट करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। नंबर वन, हम कंपाउंड नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, एडजेक्टिव के तौर पे। और नंबर टू, हम बेटे इसको ट्रीट करेंगे किसके तौर पर, नाउन के तौर पर। ठीक है, अब मैं आपको दोनों के रूल्स पहले बता दूंगा, फिर हम इसकी एग्जांपल्स पे जाएंगे तो चीजें हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए, एडजेक्टिव के तौर पर जब हम इसको यूज करते हैं ना, तो ये जितने सेंटेंसेस आपके पास लिखे हुए ना, अगर आप इन सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेंगे तो आपको सारे के सारे इनके कंपाउंड नाउन एज एन एडजेक्टिव के रूल समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिएगा, नंबर वन सेंटेंस आप देखेंगे, ही गेव मी 5,000 रुपी नोट। अब आप यहां पर देखेंगे कि 1000 को क्या लिखा हुआ है, थाउजेंड्स लिखा हुआ है। तो पहला रूल आप पल्ले बांध लें कि जब आप कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें ना, जैसे हमारा यहां पे कंपाउंड नाउन क्या है जिसको हमने एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है, 5,000 रुपी। ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, ये नोट को मॉडिफाई कर रहा है, और नोट यहां पर क्या है, नाउन है। अब जब हम कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे तो आपने याद रखना है, आपने इनमें से किसी भी एक वर्ड के साथ भी एस का एडिशन नहीं करना। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे 5,000 रुपी नोट, यहां आप कभी ऐसा भी नहीं बोल सकते 5,000 रुपीज नोट। ना तो आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है, ना ही आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है, ना ही आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है। आप जब भी कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे होंगे तो आपने उनमें से किसी नाउन के साथ एस का एडिशन नहीं करना है। नंबर टू, आप देखिएगा, ही गेव मी 5,000 रुपीज नोट। अब यहां पर एस का एडिशन किसके साथ आ गया, रुपीज के साथ, जो कि किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने किसी के साथ भी एस का एडिशन नहीं करना। नंबर थ्री पे देखिएगा, आपने याद रखना है, आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को कभी नहीं भूलना है जब आप कंपाउंड नाउन को एज एन एडजेक्टिव लिख रहे होंगे। अब यहां पर देखिएगा 5,000 रुपी, अब यहां पर हमारे पास कोई गलती नहीं है। गलती यहां पर क्या है इस सेंटेंस में कि जब आप नोट को पढ़ेंगे ना, अब नोट हमारे पास क्या है, देखें, जब भी आपका नाउन तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है, जब भी आपका नाउन सेंटेंस में तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो आपने उसको विदाउट इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लिखना है। नंबर वन वो क्या होना चाहिए, नंबर वन वो होना चाहिए काउंटेबल, और काउंटेबल होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर होने के साथ साथ क्या है, देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब आपका नाउन तीन कंडीशंस को पूरा करे, और सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे नोट को देखिएगा, नंबर वन कॉमन है, नंबर टू काउंटेबल, और काउंटेबल होने के साथ साथ क्या है, सिंगुलर है। अगर प्रॉपर होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा, अगर काउंटेबल होने के साथ साथ प्लूरल भी हुआ तब भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल के आने के लिए तीन कंडीशंस का होना पूरा होना जरूरी है। हमारा नाउन कॉमन होना चाहिए, हमारा नाउन काउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर होना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा नोट तीनों कंडीशंस को पूरा करता है,
तो यहां पर हमें क्या लिखना है, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही गेव मी आ 5000 रुपी नोट। आप उसके साथ क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। जब तक आप इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे तब तक आपका कंपाउंड नाउन एज एन एडजेक्टिव ठीक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइएगा, आई बॉट 5 गियर्स बाईसाइकिल। अब यहां पर हमारा नाउन क्या है, बाईसाइकिल, और हम इसको नाउन एडजेक्टिव के तौर पर किसे यूज कर रहे हैं, 5 गियर को। तो अभी हमने क्या रूल पढ़ा कि एस नहीं लिखना। अब 5 गियर्स बाईसाइकिल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 5 गियर बाईसाइकिल। आपने एस का एडिशन नहीं करना। और जब आपने 5 गियर लिख दिया तो बाईसाइकिल को आप देखेंगे तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो फिर आपने बेटे यहां पर क्या लिखना है, इंडेफिनिट आर्टिकल लिखना है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर देखिएगा, ही हैज 100 पेजेस। तो 100 पेजेस डायरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 100 पेज डायरी होगा। एस का कंडीशन हमने एस नहीं लिखना। और उसके बाद हमने ही हैज 100 पेज डायरी नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, ही हैज आ 100 पेज डायरी। लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखिएगा, आपके पास समटाइम्स ऐसा होता है कि सेंटेंस आपको बिल्कुल शॉर्ट दे दिया जाता है, यानी कि ही हैज 100 पेज डायरी लिखने के बजाय आपको क्या कह दिया जाता है, ही हैज 100 पेज। पहले उसके पास एक डायरी थी जिसके 100 पेजेस थे, ऐसी है ना। जब मैं बोलता हूं ही हैज 100 पेज डायरी, तो उसके पास एक्चुअल में है क्या, उसके पास एक डायरी है जिसके पेजेस कितने 100 हैं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ही हैज 100 पेजेस। जब मैं 100 पेजेस बोल रहा हूं ना, तो फिर मुझे इसके साथ बेटे किसका एडिशन करना है, एस का एडिशन करना है। जैसे फर्स्ट करें सेंटेंस में भी देखिएगा, ही गेव मी 5000 रुपी नोट। ऐसे बोला ना हमने इसको ठीक कैसे किया कि ही गेव मी आ 5000 रुपी नोट। अगर मैं यहां से नोट को हटा देता हूं, मैं यहां पे सेंटेंस खत्म करता हूं, तो फिर आपका सेंटेंस क्या बनेगा, फिर आपका सेंटेंस बनेगा, ही गेव मी 5000 रुपीज। फिर थाउजेंड्स के साथ तो एस का एडिशन नहीं आएगा, लेकिन एस का एडिशन किसके साथ आएगा, रुपीज के साथ आएगा। बिल्कुल इसी तरह ही हैज 100 पेज डायरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही हैज आ 100 पेज डायरी। आपने इनडेफिनेट आर्टिकल को कतई तौर पर भूलना नहीं है। जब आप कंपाउंड नाउन को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे बेटे, एडजेक्टिव के लिए ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपने पल्ले बांध लेनी है। जब भी आप कंपाउंड नाउन को एंट्री टेस्ट के हवाले से, एमडी कैट के हवाले से पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपाउंड नाउन को सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं या किसके तौर पर यूज करते हैं, नाउन के तौर पे। एडजेक्टिव के तौर पर जब आप यूज करेंगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। नाउन के तौर पर जब आप इसको यूज करेंगे ना, तो आपको बेटे 2 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1 आपको क्या पता होना चाहिए कि आपने इसका प्लूरल कैसे बनाना है, और नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि आपने इसकी पोजेशन कैसे बनानी है। जैसे अभी मैं आपको प्लूरल भी बनाकर दिखाऊंगा और पोजेशन भी। अभी देखिएगा, कंपाउंड नाउन को जब हम नाउन के तौर पर यूज करते हैं सेंटेंस में, तो हम इसको 2 तरह से ट्रीट करते हैं। हम इसको सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और हम इसको प्लूरल भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, 5 years इज अ लॉन्ग पीरियड। इसी तरह 10 minutes इज इनफ फॉर दिस टेस्ट। $100 इज अ फेयर प्राइस। $100 इज अ फेयर प्राइस। इसी तरह 50 rupees इज नॉट इनफ फॉर द लंच। जब भी आप इनको किसी प्राइस के लिए, जब भी आप इनको किसी यूनिट के तौर पर, जब भी आप इनको किसी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर रहे होंगे ना, तो आपने याद रखना है आपने इनको किसके तौर पर ट्रीट करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। अभी जैसे अगर 5 years का मतलब 5 years ही है, तो फिर आप इसको 5 years को हैज नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, हैव बोलेंगे। 10 minutes का मतलब यहां पर क्या था कि 10 minutes इज इनफ फॉर दिस टेस्ट। इस टेस्ट के लिए 10 मिनट का वक्त काफी है, लेकिन यहां पे 10 मिनट्स का मतलब 10 मिनट्स ही हैं। जैसे 10 मिनट्स वर वेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट्स, कि आर्ग्यूमेंट्स में कितने मिनट जाया कर दिए गए, 10 मिनट जाया कर दिए गए। यहां पर यह नहीं कहा गया कि आर्ग्यूमेंट्स में 10 मिनट का वक्त जाया कर दिया गया। जब आप ऐसा बोलेंगे तो फिर आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूं कि उसने मुझे एक 100 रुपए का नोट दिया, और मैं बोलता हूं यार उसने मुझे 100 रुपए दिए। जब वो 100 रुपए बोलूंगा तो मैं उसको क्या ट्रीट करूंगा, प्लूरल ट्रीट करूंगा। जैसे कहता 100 rupees
आर लेइंग ऑन द टेबल, 100 रुपए मेज पर बिखरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। उसके बाद कहता है जी $50 आर मिसिंग फ्रॉम माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में से कितने पैसे मिसिंग है, $50 मिसिंग है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज की प्राइस बता रहे हैं, चूंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं, यूनिट बता रहे हैं, स्टैंडर्ड बता रहे हैं, तो इसलिए हमने बेटे इसको किसके तौर पर यहां पर ट्रीट किया, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया। तो आपने याद रखना है जब आप कंपाउंड नाउन को यूज कर रहे हैं सेंटेंस में नाउन के तौर पे, तो आप उसको सिंगुलर के तौर पे भी ट्रीट कर रहे हैं, प्लूरल के तौर पे भी ट्रीट कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। क्या आप अगर सेंटेंस में उसको यूनिट के तौर पर, स्टैंडर्ड के तौर पर, प्राइस और कॉस्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अदरवाइज आप अपने कंपाउंड नाउन को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है यार, इनका प्लूरल कैसा बनना है, ठीक है, कि आपने अपने कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाना है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है कि आप प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का एडिशन करते हैं। जैसे देखें, मदर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड क्या है, मदर, तो हमने मदर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ में प्रिंसिपल वर्ड क्या है, कमांडर, तो हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, कमांडर्स। पासर बाय में हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है, पासर, तो हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, पासर्स। ये पहली तरह के हमारे कंपाउंड नाउन का प्लूरल है। दूसरी तरह क्या है कि हम प्रेपोजिशन के साथ एस का एडिशन करते हैं। जैसे हम टेक ऑफ में अगर वर्ब के साथ प्रेपोजिशन दिया हुआ ना, फिर हम प्रेपोजिशन के साथ एस का एडिशन करते हैं। जैसे टेक ऑफ का वर्ड लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, टेक ऑफ। आपने चेकअप का प्लूरल बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, चेकअप्स। आपने ब्रेक इन का प्लूरल बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, ब्रेक इन्स बनाएंगे। ये दूसरी तरह का प्लूरल होता है आपके कंपाउंड नाउन का। तीसरी तरह का प्लूरल वो है जहां पर आप एस लास्ट वाले आप एंड पर क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। जैसे नोटबुक का प्लूरल क्या होगा, नोटबुक्स। इसी तरह टूथब्रश का प्लूरल क्या होगा, टूथब्रशेस। इसी तरह बेडरूम का प्लूरल क्या होगा, बेडरूम्स। आपके पास फर्नीचर सेट का प्लूरल क्या होगा, फर्नीचर सेट्स। आपके पास कोर्ट मार्शल का प्लूरल क्या होगा, कोर्ट्स मार्शल। ये तो वैसे आ जाएगा कि प्रिंसिपल वर्ड कौन सा आएगा। तो ये आपने बनाने हैं अपने कंपाउंड नाउन के प्लूरल। क्या आपने कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाना है तो आपने ख्याल रखना है, नंबर 1 आप प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस लगाएंगे, जैसे हमने मदर इन लॉ में मदर के साथ एस लगाया। नंबर 2 आप अगर वर्ब के साथ आपको प्रेपोजिशन दिया गया तो आप प्रेपोजिशन के साथ एस लगाएंगे, जैसे हमने टेक ऑफ के साथ ऑफ के साथ एस लगाया। और नंबर 3 आपके पास कुछ कंपाउंड नाउन इस तरह के जहां पर एंड के साथ आप एस लगाते हैं, जैसे आपने नोटबुक का प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाया, नोटबुक्स लगाया। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है जी याद रखिएगा, जैसे अभी हमारे पास है पोजेशन। अगर आपने इनका पोजेशन बनाना, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कंपाउंड नाउन की पोजेशन। अगर तो आप सिंगल कंपाउंड नाउन की पोजेशन बता रहे हैं, जैसे यहां पर मदर इन लॉ की पोजेशन है, कमांडर इन चीफ की पोजेशन है, ब्रदर इन लॉ की पोजेशन है, तो आप देख रहे हैं कि आपने अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ किसके साथ लगा दिया, इनके एंड पे लगा दिया। प्लूरल बनाने के लिए हम प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस लगाते हैं, लेकिन पोजेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो अपोस्ट्रोफी एस का एडिशन करते हैं कहां पर करते हैं, लास्ट में, एंड में करते हैं। फिर हमारे पास होती है 2 तरह की पोजेशन। 2 तरह की पोजेशन क्या होती है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा नाउन की पोजेशन बना रहे होते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं कंपाउंड पोजेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। कंपाउंड पोजेशन का पहला तरीकाकार क्या होता है कि आप अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं लास्ट वाले के साथ। ये 2 के साथ भी होगा, ये 2 से ज्यादा 50 भी होंगे ना, तो पहला तरीकाकार ये होगा कि आप अपोस्ट्रोफी लिखेंगे लास्ट वाले के साथ। ठीक है, लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे तो आपने याद रखना है, आपने इसके साथ जो नाउन लिखना है वो क्या लिखना है, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। जैसे हम बोलते हैं ए एंड बीज कार, इसका मतलब ये एक गाड़ी है और इसके 2 मालकान है, ए भी इसका मालिक है और बी भी इसका मालिक है। लेकिन अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस लिख देता हूं ना सबके साथ, तो फिर मैं इसके साथ आने वाले नाउन को क्या लिखूंगा, प्लूरल, और इसको ट्रीट भी क्या करूंगा, प्लूरल। अब यहां पर एज एंड बीज कार कहने का मतलब क्या है कि एक गाड़ी ए की है और एक गाड़ी किसकी है बेटे, बी की है। जब भी आप करेंगे एक से ज्यादा नाउन को इकट्ठा करेंगे और आप उनकी कंपाउंड पोजेशन बताना चाहेंगे तो 2 तरीकाकार है। यहां तो आप सबके सारे अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे या आप लास्ट वाले के साथ लिखेंगे। लास्ट वाले के साथ लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर ट्रीट होगा। और अगर सबके साथ लिखेंगे तो साथ आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा और प्लूरल ट्रीट होगा। जैसे देखिएगा अली एंड जैन, अब अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आया, लास्ट में,
तो हमने इसको बिजनेस लिखा और इसको ट्रीट भी किसके तौर पर किया, सिंगुलर के तौर पे। अहमद एंड बिलाल, और अपोस्ट्रोफी कहां पर आया, लास्ट वाले के साथ। हमने सिंगुलर नाउन लिखा और ट्रीट भी किसके तौर पर किया, सिंगुलर के तौर पे। और अगर दो से ज्यादा आएगा ना तो मामला फिर भी यही रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं अली, जैन एंड अहमद, अब 3 है ना, तो अपोस्ट्रोफी यहां तो लास्ट वाले के साथ आएगा, लास्ट वाले के साथ आएगा। तो अगेन उसी तरह यहां पर हमारा नाउन सिंगुलर रहेगा और हमने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। और अगर सबके साथ ही आ रहा है, अगर 2 हैं या 2 से ज्यादा और अपोस्ट्रोफी ऐसा आप सबके साथ लिख रहे हैं, तो फिर आपने याद रखना है ये 50 होंगे और 50 के साथ ऐसे लिखा होगा ना, आपने इसको प्लूरल ही ट्रीट करना है। और इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या लिखना है, प्लूरल। बैग्स आएगा, आर आएगा, शॉप्स आएगा, आर आएगा, इसी तरह अपार्टमेंट्स आएगा और क्या आएगा, आर आएगा। जब भी आप सेंटेंस में कंपाउंड पोजेशन लिखेंगे तो तब आपको पता होना चाहिए कि आपने बेटे क्या करना है। यहां तो आपने अपोस्ट्रोफी लिखनी है एंड पे, जब आप ये बताना चाहेंगे कि ये एक चीज है और ये एक चीज के इतने लोग मालिक हैं। और जब आप ये बताना चाहेंगे कि ज्यादा चीजें हैं, ए की ये चीज है, बी की है, सी की है, डी की है, तो फिर आपने अपोस्ट्रोफी है सबके साथ लिखना है और आपने साथ आने वाले नाउन को भी क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। उसके बाद देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये पल्ले बांध लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास आखिरी चीज, जो लास्ट छोटी सी बात हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास है फॉरेन प्लूरल। फॉरेन प्लूरल कौन से हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं। जब ये दूसरी लैंग्वेजेस से आते हैं तो इन पर रूल्स भी दूसरी लैंग्वेज के ही अप्लाई होते हैं। वैसे तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि प्लूरल बनाने का रूल नंबर 1 क्या है कि हम एस लगाते हैं, रूल नंबर 2 क्या, हम ईएस लगाते हैं, रूल नंबर 3 क्या है कि हम ओ के साथ एस लगाते हैं, रूल नंबर 4 क्या, हम ओ के साथ ईएस लगाते हैं, हम वाई के साथ एस लगाते हैं, हम वाई हटा के आईईएस लगाते हैं, हम एफ ही हटा के वीईएस लगाते हैं। या कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के भी हैं जहां पर हम इनर वॉवल चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम एम ए एन का क्या बनाते हैं, एम ई एन। इसी तरह हम वुमेन का क्या बनाते हैं, वीमेन बनाते हैं। हम टूथ का क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। हम फुट का क्या बनाते हैं, फीट बनाते हैं। हम माउस का क्या बनाएंगे, माइस बनाएंगे। हम लाउस का क्या बनाएंगे, लाइस बनाएंगे। हम गूज का क्या बनाते हैं, गीज बनाते हैं। तो ये वो नाउन्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, हम इनर वॉवल चेंज करके इनका क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। अब ये तो हुए इंग्लिश के रूल। अगर इंग्लिश के वर्ड्स होंगे तो उन पर डेफिनेटली इंग्लिश के रूल्स अप्लाई होंगे। अभी हम जिन वर्ड्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में या इंग्लिश के हैं ही नहीं, वो सारे के सारे क्या हैं, फॉरेन लैंग्वेज के हैं। तो जिस जिस लैंग्वेज से वो वर्ड आया ना, उसके ऊपर प्लूरल के रूल्स भी उसी लैंग्वेज के अप्लाई होंगे। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड है इल्यूमिनस, तो आपका उसका प्लूरल क्या बनेगा, उसका प्लूरल क्या है, इल्यूमिनाए। ठीक है, या इल्यूमिना है तो उसका प्लूरल क्या है, इल्यूमिनाए। कैक्टस का प्लूरल कैक्टाई है या कैक्टसिस है। फोकस का प्लूरल फोकाई है या फोकसिस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लाई है। रेडियस का रेडाई है। सिलेबस का सिलेबाई है। स्टिमुलस का स्टिमुलाई है। फंगस का फंजाई है। इसी तरह डेटम का क्या है, डेटा है। अब ये रूल उस लैंग्वेज के हैं जिस लैंग्वेज से ये वर्ड्स आए हैं। फिर सेकंड वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। फिनोमिना आप देखेंगे बोलने में दोनों फिनोमिना होते हैं, NON भी फिनोमिना प्रोनाउंस होता है, MENA भी फिनोमिना प्रोनाउंस होता है। लेकिन NON पे खत्म होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल, और NA पे खत्म होगा तो ये क्या होगा, NON पे खत्म होगा तो सिंगुलर, NA पे खत्म होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे किस पे एंड हो रहे हैं, SIS पे। तो आसान तरीन रूल याद रखिएगा, जो नाउन भी SIS पे खत्म हो रहा है वो क्या है, सिंगुलर। अगर आपने उसका प्लूरल बनाना है तो आप SIS को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, SES के साथ। इसी तरह आपके पास अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का प्लूरल आपके पास अपेंडिसेस है। आपके पास मीडियम है, मीडियम का प्लूरल क्या है, मीडिया है। करिकुलम का प्लूरल क्या है, करिकुला है। उसके बाद बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा है। फार्मूला का फार्मूलाई भी है और फार्मूलाज भी है। ये वो प्लूरल हैं जो जिस लैंग्वेज से ये वर्ड्स आते हैं
इन पर रूल्स भी वही अप्लाई होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह इनको एक दफा अच्छे तरीके से याद कर लेना, इनको एक दफा अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। आप इनको एक दफा अच्छे से देख लेंगे, रट लेंगे, तो ये चीजें कभी भी भूलने वाली नहीं है। और मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरह चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, सेम इसी तरह ये आपकी बुक का हिस्सा भी है, सेम इसी तरह ये आपकी बुक में शामिल है, विद सेम एग्जांपल्स, विद सेम वर्डिंग, विद सेम तरीकाकार, या सेम जैसे अभी ये टेबल फॉर्म है तो आपकी बुक में भी ये टेबल फॉर्म है। तो बुक ले ले बेटे फटाफट से, ताकि आपकी तैयारी ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके, इफेक्टिवली हो सके, और हम कम टाइम में ज्यादा काम कर सके। तो यहां तक था बेटे हमारे पास नाउन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई बात पल्ले नहीं पड़ती है, तो भंगी, चरसी, नशेई, पत्थर, मिट्टी बन के बैठे नहीं रहना है, पूछ लेना है। आपको पता है कि आप टीचर से राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप पूछ लें। कोई बात समझ में नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी, पूछ लें, पूछ लें, पूछ लें। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद प्रोनाउंस। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।